हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का लेसन 6 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने लेसन 7 पढ़ लिया था, ये चैप्टर मिस हो गया था, सॉरी फॉर दिस। चलिए आगे पढ़ते हैं। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नानी नाना वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नानी जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव। नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जन क्या है? लोगों द्वारा। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो इस घोड़े को अगर दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, यानी युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और बीच में किसी राजा ने उसे पकड़ लिया तो उस राजा को अश्वमेध करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था, यानी जिस राजा को वो घोड़ा होता था उस राजा से उन्हें युद्ध करना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था, यानी वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इससे ये पता चल रहा है, जैसे कि रामायण में राजा रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया था स्वतंत्र विचरण करने के लिए। फिर उस घोड़े को किसने? लव कुश ने पकड़ लिया था और उन्हें भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। सेम वैसा ही था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था, यानी एक विशिष्ट पुरोहित इस यज्ञ को संपन्न करता था और उस पुरोहित को क्या दिया जाता था? विशेष उपहार दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। कौन होता था राजा का सारथी युद्ध क्षेत्र में? उसका सहचर होता था। सहचर यानी साथ साथ चलने वाला होता था राजा का सारथी, साथ साथ चलने वाला। ये सहचर। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, यानी वैश्य को भी शूद्र माना जाता। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण, उस समय वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी।
हाँ, देखिए, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं। कई ग्रंथ किस क्षेत्र में रचे गए? गंगा यमुना क्षेत्र में। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। यानी ऋग्वेद की रचना बहुत पहले हुई, उसके बाद उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, मछली पकड़ने वाले तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। कुछ लोग धनी थे, यानी उस समय किसान और व्यापारी और जो पुरोहित होते थे, ये सब क्या थे? धनी व्यक्तियों में आते थे। और कुछ लोग जैसे कि कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक और शिकारी, भोजन संग्राहक ये क्या थे? निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। किसने विभाजित किया था? पुरोहितों ने, जिन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। यानी 4 वर्णों में उन्होंने विभाजित किया था और चारों के अपने अपने काम होते थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। सबसे ऊपर किसका था? ब्राह्मणों का। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। यानी ब्राह्मण क्या करते थे? अध्ययन, अध्यापन, यानी पढ़ाना और यज्ञों का आयोजन करना, यानी यज्ञ संपन्न कराना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। दूसरा कौन था? ब्राह्मण क्षत्रिय था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। यानी पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य। 3 हो गए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यानी ब्राह्मण यज्ञ कराते थे और क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ कर सकते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। तो चौथा स्थान किसका था? शूद्रों का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। यानी ये जो शूद्र थे, तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करना इनका काम था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। यानी कोई यज्ञ वगैरह आयोजित नहीं कर सकते थे या यज्ञ वगैरह नहीं कर सकते थे। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। कहा गया है कि औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था उस समय। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। यानी महिलाएं, प्रश्न आता है कि किन 2 लोगों को यज्ञ करने का अधिकार और यज्ञ करने का नहीं, वेदों के अध्ययन करने का अधिकार, शूद्रों के समान, महिलाओं को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। यानी महिलाएं और शूद्र वेद का अध्ययन नहीं कर सकते थे। यानी वेद पढ़ने का अधिकार उन्हें नहीं था। अब देखिए आगे, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा ही है कि अगर कोई ब्राह्मण वर्ग में जन्म ले रहा है तो वो ब्राह्मण ही कहला रहा है। कोई शूद्र में जन्म ले रहा है, शूद्र वर्ग में, तो शूद्र ही के उसमें आ रहा है।
कोई किस जिस उसमें हो रहा है, वैसे भी जाति के आधार पर इस समय जन्म व्यवस्था है, उस समय भी वर्णों के आधार पर थी। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण की होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को जलाने, दफनाने यानी शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। यानी जो शमशान में काम करने वाले लोग थे, मृतकों को जलाते थे, दफनाते थे, तो उनको भी अछूत माना गया था। यानी भोजन संग्राहक को तो अछूत माना ही गया, शिकारी को, शिल्पकार को, और दफनाने और जलाने वालों को भी। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। नहीं, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। राजा कहते थे हम पुरोहितों से श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। यानी जन्म के आधार पर कोई किसी को गलत नहीं कह सकता था कि वो तुम शूद्र हो, इस आधार पर वर्ण निर्धारण नहीं मानते थे। इसके कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं मानते थे। समझते थे कि अगर हमारा ये काम धंधा है, अगर हम गंदगी का कार्य या साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं तो हम शूद्र कैसे हो गए, इस आधार पर भी गलत है। और हम यही कार्य क्यों करें, हम दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। यानी सब अनुष्ठान, हर व्यक्ति शूद्र जो थे उनको अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो वो भी चाहते थे कि हम भी यज्ञ करें, हम भी हवन पूजन करें। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था, और जहाँ पुरोहितों का प्रभाव सीमित था वहाँ पे छुआछूत और सामाजिक आर्थिक जो असमानता थी वो कम थी। और जहाँ पर वर्चस्व था तो वहाँ पे सामाजिक आर्थिक असमानता तो उत्पन्न हो ही जाएगी। जनपद, अब ये देखिए यहाँ पर एक पात्र है, पहले मैं आपको इसको दिखाती हूँ। देखिए चित्रित धूसर पात्र, चित्रित मीन्स डिज़ाइन किया हुआ, धूसर मीन्स मटमैला, और पात्र मीन्स बर्तन। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये देखिए चित्रित धूसर पात्र ये है, मटमैला कलर है इसका और चित्रित है। ये डिज़ाइन, यहाँ पर ये डिज़ाइन बनी हुई है कुछ इस तरह से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है जनपद। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 57 में दिखाए गए हैं। आगे दिखाएंगे आपको। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो ये हस्तिनापुर क्या था? जनपद था। मेरठ में, हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर पड़ता है। अतरंजी खेड़ा, हाँ, दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर पड़ता है? एटा के पास। खुदाई से पता चला है कि लोग यहाँ झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियाँ यानी पशुओं को पालते थे, जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान
जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें क्या करते थे, उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, कुछ मटमैले और कुछ लाल रंग के। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया इसके पहले, इसी को चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। ये भी अगर लाइन वाला प्रश्न आता है, कभी कभी 4 लाइन के आंसर दिए होते हैं कि इनमें से कौन सी लाइन सही है, तो देखिए ये आ जाता है कि सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में जो बर्तन चित्रित धूसर पात्र है, उसमें किस प्रकार की का अलंकरण था या डिज़ाइन थी, चित्रण था, तो रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में। देखिए महाजनपद हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा गया। 2500 साल पहले कुछ जनपद क्या हो गए, अधिक महत्वपूर्ण हो गए, तो इन्हें क्या कहा गया, महाजनपद कहा गया। मानचित्र 4 में कुछ जनपदों को दिखाया गया है, कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, और महाजनपदों की क्या होती थी, राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी का मतलब होता है किले के चारों ओर से प्राचीर यानी दीवार बना देना। ये इस वजह से किया गया होगा कि बाहरी आक्रमण ना होने पाए, अगर होता भी है तो किले की और वहाँ रहने वाले लोगों की, जनता की सुरक्षा हो सके। तो अधिकतर जनपदों की एक राजधानी होती थी, ठीक, किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। किन किन चीज़ों से जो किलेबंदी की जाती थी, लकड़ी की, ईंट की और पत्थर की दीवारें चारों तरफ किले के ऐसे ऐसे, जैसे मान लीजिए ये किला है, इसके चारों तरफ बना दी जाती थी। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानियों के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, देखिए अपनी समृद्धि, अब यहाँ देख लेते हैं मानचित्र 4, महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। ओके, हस्तिनापुर, कुरु, पांचाल, कोशल, कौशाम्बी, राजगृह, मगध, वैशाली, वज्जी, अंग, आवंती, उज्जैन, हस्तिनापुर, पांचाल, कुरु, गांधार, तक्षशिला है यहाँ पर, तक्षशिला, ये तक्षशिला, और ये वैशाली है, वज्जी है, अंग है, मगध है, राजगृह है, कौशाम्बी है, और बाकी से इसमें नदियाँ हैं। सारी जनपद महाजनपद हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे, यानी वो ये भी साबित करते थे कि हमारे पास शक्ति भी है, हम धन संपन्न हैं, हमारा राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि हम शक्तिशाली हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा।
यानी किले के अंदर रहने वाले जो लोग हैं और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, बहुत मेहनत की होगी। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। महाजनपद काल में क्या है, राजा जो है अब सेना, स्थायी रूप से सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित रूप से वेतन पूरे साल रखा जाता था, वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों द्वारा किया जाता था। भुगतान कौन से सिक्कों द्वारा किया जाता था? आहत सिक्कों द्वारा भुगतान किया जाता के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगी। देखिए, ये कौशाम्बी किले की दीवार है। कहाँ की दीवार है ये देखिए कितनी विशाल कौशाम्बी किले की दीवार है यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इलाहाबाद यानी आज प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल दीवार नज़र आ रही है। शायद आप लोग को भी अच्छी लगे। ये देखिए, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम किया होगा तब के लोगों ने। कर मतलब टैक्स होता है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर वह अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। कर वसूलने की प्रथा शुरू हो गई थी महाजनपद काल से। देखिए, 4.5 पॉइंट हैं इसमें। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा था? फसलों पर लगाया जाने वाला कर, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। ज़्यादातर लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। कर कितना लिया जाता था? तो कर जो है उपज का 1/6वां हिस्सा लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कर को भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। यानी बुनकर, सुनार, लोहार ये जो थे, इनको राजा के लिए महीने में 1 दिन कर देने के रूप में, यानी वो नगद कर नहीं देते थे, श्रम के रूप में कर देते थे, श्रम करते थे राजा के लिए। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो वस्तुएं जंगल से मिलती थी उन्हें वे क्या करते थे? राजा को देते थे कर के रूप में, आखेटक और संग्राहक। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। यानी इसके पहले क्या होता था? किसका फाल बना होता था? लकड़ी का फाल बना होता था। लेकिन महाजनपद काल में किसका फाल बनने लगा? महाजनपद में के समय में लोहे के फाल बनने लगे हैं। इससे आसानी से जुताई हो जाती थी। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। यानी धान के पौधों को ज़मीन में गाड़ना, रोपण, अर्थात कृषि में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण
शुरू किया गया। यानी हमारे यहाँ तो धान की पौध को बोलेंगे बेड़, धान की बेड़। क्या बोलेंगे? धान की बेड़। धान की पौध को तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह सक जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन, यानी भूमिहीन का मतलब होता है कि जिनके पास खेती नहीं होती, ज़मीन नहीं होती खेती करने के लिए, उन्हें भूमिहीन कहा जाता है। तो भूमिहीन खेतिहर मजदूर, कम कार्य, दूसरों की खेती में काम कर कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो इन्हें भूमिहीन खेतिहर मजदूर कहा जाता है, कम कार्य करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण मगध। मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 57 में मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध, देखिए यहाँ पर मगध, ये है मगध, ठीक, ये क्या है? मगध है। इस साइड वैशाली है, इस साइड वज्जी है और इस साइड अंग है। क्या था? लगभग 200 सालों के भीतर मगध क्या था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कहाँ? गंगा और सोन नदियां किस नगर से होकर बहती थी? मगध से, मगध महाजनपद से होकर, मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। नदियाँ क्या था? जल वितरण, यानी जल जहाँ जल की आवश्यकता थी उसके वितरण के लिए खेतों में, तालाबों में, और यातायात, चूँकि जल मार्ग से व्यापार भी होता था, तो उसका एक सुगम साधन या इन नदियों से उपलब्ध हो जाता था। नावों के माध्यम से व्यापार होता था जल मार्ग द्वारा, इसलिए ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी ये नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण थीं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता है। यानी हाथियों को पकड़ लिया जाता था और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग देके उनको सेना के काम में लगा दिया जाता था जब लड़ाई होती थी। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी। यानी उस समय घर जो है लकड़ी के भी बनते थे। गाड़ियाँ, जैसे बैल गाड़ियाँ जैसी गाड़ियाँ लकड़ी की बनती थी, रथ भी लकड़ी के बनते थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपजाऊ उपयोगी थे। क्या? लौह अयस्क। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्म नंद क्या थे? एक और महत्वपूर्ण शासक थे, और ये नंद वंश के संस्थापक भी थे, और इनके जो वंश के अंतिम शासक थे, महापद्म नंद वंश के अंतिम जो शासक थे, नंद वंश के अंतिम शासक, वो थे धनानंद। ठीक, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। ठीक, तो महापद्म नंद वंश के बारे में आप सीरियल आया है चंद्रगुप्त मौर्य, उसको देखेंगे तो काफ़ी जानकारी उससे मिलती है। यहीं पर चाणक्य की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी नंदवंश में। ये राजगृह, बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, आज का पटना क्या है? उस समय क्या था? पाटलिपुत्र था। पटना को क्या कहते थे? पाटलिपुत्र। यानी मगध की 2 राजधानी हुई। पहली राजधानी हमारी राजगृह थी और दूसरी राजधानी हमारी पाटलिपुत्र थी, जो आधुनिक, जिसे आज पटना कहा जाता है, और राजगृह को राजगीर। 2700 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ
राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंच गया था वो व्यास नदी के किनारे तक। कि जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वो इसलिए एक तो वो थक भी गए थे सिकंदर के जो सैनिक थे, और दूसरा ये भी था कि वो भयभीत थे कि अगर हम यहाँ आक्रमण करते हैं तो हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मगध राज्य था वो बहुत शक्तिशाली और संपन्न राज्य था, और उस राज्य के पास अपनी काफ़ी विशाल सेना थी, जैसे कि पैदल सेना जो पैदल तलवार लेके लड़ते हैं, रथ सेना यानी रथ पर बैठ के जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, और हाथियों पर बैठ कर जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, ये वो हाथियों ऐसी सेना उनके पास उपलब्ध थी। वज्जी के बारे में देखिए। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। हमने अभी आपको दिखाया कि पहले मगध है, फिर वैशाली, वज्जी, अंग, तीनों थोड़ी थोड़ी उसमें हैं दूर दूर पर। उसमें मैंने आपको दिखाया मैप में वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। वैशाली कहाँ है? बिहार, जिसे आधुनिक बिहार है, वहाँ वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी यानी यहाँ पर गण या संघ में एक शासक नहीं होता था कि एक ही शासक, एक ही राजा हो और उसी के सारे लोग उसी के आदेशों का पालन करें और उसी के अनुसार मतलब कार्य हो, जो शासन व्यवस्था संचालित हो। ऐसा नहीं था। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, यानी ये जो गण और संघ था वहाँ कई लोग शासन करते थे। एक लोग शासन नहीं करता था, एक शासक नहीं था, कई शासक थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। क्या कहलाता था? राजा। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है। यानी एक दूसरे से जो भी कार्य होता था वहाँ पर, तो वो सारे राजा एकत्रित होते थे और एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे। फिर कोई पॉइंट ऐसा होता था जो वाद विवाद पर भी उसको आधारित होता था, तो उस पर वाद विवाद भी करते थे और फिर तय करते थे कि राज्य में अब क्या करना है। हाँ, तय करते थे कि क्या करना और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार जो होते थे इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। यानी जो ये सभा होती थी गण या संघ की, कई राजाओं की, तो उसमें जो है स्त्रियां और दास दासी जो होते थे और कर्मकार, वो उसमें हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे और हमने पढ़ा भी दिया है पिछले वीडियो में, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का वर्णन किसमें मिलता है? किस साहित्य में मिलता है? संघ के जीवन का वर्णन किस साहित्य में मिलता है? तो हमें बौद्ध साहित्य में मिलता है। क्वेश्चन आता है, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। किससे लिया गया है? दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये आया है क्वेश्चन, कई बार आया है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। किसमें? दीर्घ निकाय में। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। किसे? दीर्घ निकाय को 2300 साल पहले लिखा गया था। दीर्घ निकाय को 2300 साल पहले लिखा गया था और ये क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें जो है दीर्घ निकाय में बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। व्याख्यान से संबंधित है। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। कहाँ आक्रमण करना चाहते थे अजातशत्रु? वज्जी संघ पर। उन्होंने अपने मंत्री वश्यकार को, किसको भेजा था? अपने मंत्री वश्यकार को। जब वे वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे तो किस मंत्री को अजातशत्रु ने भेजा था गौतम बुद्ध के पास? वश्यकार को। उन्होंने अपने मंत्री वश्यकार
को बुद्ध के पास, किसके पास भेजा था? बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था कि मैं वहाँ आक्रमण करूँ या ना करूँ। पहले बहुत संतों का बहुत महत्व था, तो सलाह के लिए भेजे होंगे। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? बुद्ध ने वत्सकार से पूछा कि क्या वज्जी सभाएं, यानी जो वज्जी संघ है वहाँ पर वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण तथा नियमित सभाएं करते रहेंगे। बुद्ध ने कहा कि वे वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे वो पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तब तक, उनका कहने का मतलब था, तब तक वहाँ पर कोई उनको जीत नहीं सकता। बुद्ध का कहने का मतलब यही था। अब देखिए यहाँ पर गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। किसके लिए? कई सदस्यों वाले समूह। असंग, संघ अर्थात संगठन यानी सभा। अब यहाँ पर और उन्होंने क्या कहा बुद्ध ने? वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। चौथा, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, यानी उन्होंने कहा वो तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वो महिलाओं के साथ कोई जोर जबरदस्ती, तथा शहरों तथा गांवों में जो चैत्य बनाए गए हैं उनका रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबियों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई प्रतिरोध नहीं लगाएंगे तब तक। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। बताइए, बहुत सालों तक चलता रहा। इसके बाद कारण क्या था? उन लोगों में एकता थी। एकता की वजह से कोई भी शासक वहाँ पर आक्रमण नहीं कर सका और जो किए भी वो जीत नहीं सके। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर और वज्जी संघ पर विजय किसने प्राप्त की थी? गण और संघ पर विजय किसने प्राप्त की थी? गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों ने वज्जी संघ पर और गण और संघ पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो गुप्त शासकों ने प्राप्त की थी और प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। अन्यत्र देखते हैं। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, यानी जो दास नहीं थे उन्हें पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। कम से कम कितनी बार बुलाई जाती थी? 40 साल। एथेंस में, एथेंस की व्यवस्था है, शासन व्यवस्था। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। एथेंस में जो नौकरी दी जाती थी उस समय तो लॉटरी द्वारा दी जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। एथेंस की बात है कि औरतों को जो है नागरिक का दर्जा, नागरिकता प्राप्त नहीं थी। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी, व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशी नागरिकों को भी जो है विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम करने वाले दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। देखते हैं फ्रेंड्स, उपयोगी शब्द है राजा, अश्वमेध, वर्ण व्यवस्था,
जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर। अच्छा, कर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। पौधारोपण, गण अथवा संघ, प्रजातंत्र। ओके, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।